ऑल राइट, सो गुड इवनिंग। आवाज़ आ रही है सभी को? बोलो, आवाज़ आ रही है? यस सर। ठीक है। यस सर। ओके, सो एक्चुअली मैं लेट हो गया था। हाँ, और टाइम टेबल में थोड़ी सी गलती है। वो 7:15 पर ही आपकी क्लास होगी। 7 जो है, इससे पहले जस्ट मेरी ऑफलाइन क्लास होती है, तो वो मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है उसके डायरेक्ट बाद। तो 7:15 के अराउंड ही आपकी क्लास होगी। 5 मिनट्स का टाइम मैं दूंगा ज्वाइन करने के लिए, तो आप ज्वाइन हो सकते हो 5 मिनट्स के अंदर। ठीक है। सो लास्ट टाइम हमने असाइनमेंट 2 में क्वेश्चन नंबर क्या नाम है 1 to 12 हमने सॉल्व कर लिया था। ठीक है। अभी आपको क्या करना है, 1 to 12 तो हम सॉल्व कर चुके हैं, लगभग लगभग 12 से 24 हमें सॉल्व करना है। तो आप लोगों ने क्या सबमिट किया था असाइनमेंट 2 में और इसके आगे के क्वेश्चंस? लास्ट टाइम हमने 1 to 12 सबमिट करने को कहा था, उसके बाद फिर से सबमिट किया था किसी ने? बोलो यस और नो। किसी ने नहीं किया? ठीक है, तो ना चेक करूँ ना मैं? देखो, सबमिट करना बहुत ज़रूरी है असाइनमेंट। ठीक है, जो आपने सॉल्व किया है उसका पीडीएफ सबमिट करना बहुत ज़रूरी है। कहाँ मैंने किया था? हाँ, ठीक है। जो असाइनमेंट, हाँ, तो नहीं किया है शायद, किसी ने भी नहीं किया है मेरे हिसाब से। ये शायद वही वाले क्वेश्चंस हैं जो 12 तक के क्वेश्चंस थे, है ना? चेक कर लेते हैं एक I have submitted. हाँ, क्या बोल रहे हो? Sir, I have submitted in the 12 questions. Already I completed. फ्रॉम विच क्वेश्चन? Earlier I have submitted up to 30 questions. Up to 30 you have submitted. What's your name? Kishore. Kishore. Okay, Kishore. So I will open your Kishore. Okay, so submitting assignment is too much important for you. You have to submit it. All right. All right. So ठीक है। सो अब हम देखते रहते हैं क्या है कि बीच बीच में हमें क्वेश्चंस देखने होंगे, तो हम वहीं से देखेंगे। सो शेयर कर रहा हूँ मैं लिंक, सॉरी स्क्रीन। स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को क्या? नो। ओके, सो मुझे लगता है रिफ्रेश करना पड़ेगा। ठीक है, अभी शेयर मैं कर रहा हूँ। ठीक है, सो अभी आप देखोगे। सो अब दिखाई दे रही है स्क्रीन? यस सर। यस सर। ठीक है। ओके, सो प्रॉब्लम 12 से हमें स्टार्ट करना है। प्रॉब्लम 12 नहीं, 13 से। तो प्रॉब्लम 13 से स्टार्ट करते हैं। कैमरा मैं ऑफ रखूँगा, अगर आपको डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो बीच बीच में। आपको उसमें फ्रीडम है कि आप किसी भी टाइम पूछ सकते हो। ठीक है, ओके। सो हमारे पास दो सेट्स दिए हुए हैं। a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सच दैट x इज इन बिटवीन 0 to 1 एंड b इज इक्वल टू एक्स क्यूब सच दैट इट इज बिटवीन 1 and 2। देन आपको कहा जा रहा है कि a से b पर बाइजेक्शन होगा या नहीं होगा, सरजेक्शन होगा या नहीं होगा, इंजेक्शन होगा या नहीं होगा, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बताओ कैसे आपने इसको अटेम्प्ट किया है? बोलो, क्या प्रोसेस है अटेम्प्ट करने का? हाँ बोलो, क्या प्रोसेस है, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं हम? हमें चाहिए बाइजेक्शन मैप फ्रॉम ए टू बी। कैसे प्रोसीड आप करोगे? Sir, we can find the set A. the set A. यू कैन फाइंड The set A The and set B. A and B. टी ए। आई डोंट अंडरस्टैंड। वी कैन फाइंड The set A. The set A. Open interval 0, Open comma. interval 0, comma. ओके। सो ओके, what is the value of a that you can get? Open interval 0, Open comma 1. interval 0, comma 1. हाँ,
सो कैसे आप कह रहे हो कि ओपन इंटरवल 0,1 मिल रहा है? ओपन इंटरवल 0,1 मिल रहा है, इस बात की क्या गारंटी है? इसे अगर मैं लिख रहा हूँ जी 0, सर। हाँ बोलो, क्या गारंटी है कि 0,1 ही मिलेगा? बोलो श्लोक। रेंज रेंज रेंज, तो रेंज कैसे निकाल रहे हो बताना ज़रा। सर 0 1 उसकी मतलब लास्ट पॉइंट 0 1 है, बिटवीन में कोई सेट है तो वेरिएशन की इन बिटवीन में आएगी। नहीं, कोई बात से नहीं बन रही है। किसके पास कोई और लॉजिक है? 0,1 कैसे आया इसका आंसर, और इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर आपको लग रहा होगा कि 1,8 आएगा। तो कुछ लॉजिक आपको देना होगा जिसके बेसिस पर आप ये बात कह सकते हो। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम किस किस ने सीखी हुई है? हालांकि हमने इंट्रोड्यूस नहीं की है, बट किस किस ने इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम को पढ़ा है? ग्रेजुएशन में पढ़ाया जाता है। ग्रेजुएशन में ही जब आपने पहला कोर्स रियल एनालिसिस का किया होगा तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम पढ़ाई जाती है। बस उसका आउटकम क्या है? If f is continuous in a complex set, इफ एफ इज कंटिन्यूअस ऑन अ कॉम्पैक्ट सेट, uh, हम्म, then एंड and it when f of a is not equal to f of b, हम्म then there exists a point हम्म in between f of a and f of b. there exists a point between f and f of b, or for every point between f of a and f of b there exists, you will write there exist or you will write for every? for every. for every, ठीक है, आगे। Uh, ठीक है, तो देखो sir, I मैं can बता remember right now. एक बार, हाँ एक बार रिपीट करो। Sir, I can remember right now. Forgot the statement. हाँ, डोमेन में उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक प्री इमेज मिल जाएगी, राइट? Yes, sir. तो सिंपली जो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है वो आपको सिंपली क्या बता रही है कि अगर आपके पास ये आपका कार्टेशियन प्लेन है और ये वाला पॉइंट आप मान लो कि ये ए है और ये एफ ऑफ ए है, ठीक है, इमेज ए की, और कहीं दूसरी जगह पर अनइक्वल होने चाहिए, ये मान लो बी है और ये एफ ऑफ बी है, ठीक है। अब कहा यह जा रहा है कि एफ ऑफ ए से एफ ऑफ बी के बीच में जितनी भी वैल्यूज है, तो एफ ऑफ बी अगर आप देखोगे तो वाई एक्सिस पर ये पॉइंट एफ ऑफ बी है, तो एफ ऑफ बी अगर आपने इस पॉइंट को माना है, तो अगर मैं ये ग्रीन कलर का एरिया बनाऊं, ये रीजन, तो इस रीजन में जितने भी पॉइंट्स हैं वाई एक्सिस के ऊपर, कहा यह जाता है कि अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है देन देयर विल बी अ पॉइंट फ्रॉम ओपन इंटरवल ए बी सच दैट कोई भी पॉइंट आपने यहां से उठाया है उस पॉइंट की इमेज कौन होगा? यहां पर एक पॉइंट होगा, ठीक है। तो जैसे मान लो यहां से आपने कोई पॉइंट उठाया, मान लो सी, तो अब ये सी रेंज का पॉइंट है। बस इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम यही आपको बताना चाह रही है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये जो सी पॉइंट है ये ऐसा नहीं है कि रेंज के बाहर का पॉइंट आ जाएगा। इसी ओपन इंटरवल ए बी में एक पॉइंट मिलेगा, मान लो इसका नाम सी डैश, जिसकी इमेज ये सी पॉइंट होगी, ठीक है। तो सी क्या है? सी इज एफ ऑफ सी डैश, ठीक है। तो सिंपली ये है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। हालांकि हमने नहीं पढ़ा है, हम इसे फंक्शंस ऑफ वन वेरिएबल में पढ़ेंगे इन द फिफ्थ वीक में पढ़ाया जाएगा, बट अभी के लिए हमें इसका यूज़ करना है क्योंकि क्वेश्चंस जो होते हैं वो ऐसा तो होता नहीं है कि सारा का सारा काउंटेबिलिटी से ये क्वेश्चन आ गया है। सो हमें सबसे पहले ये बोलना है कि क्लोज इंटरवल 0,1 कैसे आपका आंसर आया। तो मैंने क्या करा, एक फंक्शन कंसीडर किया। सो इस फंक्शन को मैं कंसीडर कर रहा हूँ कहाँ पर? फ्रॉम क्लोज इंटरवल 0,1 टू ये मान लो आर स्क्वायर, आर ले लो, ठीक है। अब मैंने डिफाइन किया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसके मोनोटॉनिक बिहेवियर के बारे में आप क्या जानते हो बताओ? ऑन दिस इंटरवल, हाँ बोलो। थिकली इंक्रीजिंग इंक्रीज क्या है?
इंक्रीजिंग Strictly है, increasing. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। किसके ऊपर? इसके ऊपर। बस जीरो पर प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि जीरो पर डेरिवेटिव जीरो आ गया, बट जीरो पर कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आप वहीं से स्टार्ट कर रहे हो। अगर जीरो के लेफ्ट वाले पॉइंट्स होते, लेफ्ट का मतलब है जीरो से जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं, अगर वो डोमेन में होते तो मुझे दिक्कत होती। अदरवाइज आप देखोगे ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है एंड एफ डैश एक्स की वैल्यू जीरो बस एक ही पॉइंट पर आ रही है। कब? जीरो पर, और जीरो लेफ्ट एंड पॉइंट है इसका, तो दैट मीन्स कि ये फंक्शन अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आएगा। तो अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है किस पर? क्लोज इंटरवल 0 1 पर, तो दैट मीन्स कि f ऑफ 0 सबसे छोटी वैल्यू होगी और f ऑफ 1 सबसे बड़ी वैल्यू होगी, राइट। इट मीन्स जो रेंज सेट है आपका इस क्लोज इंटरवल 0 1 का, वो कंटेन्ड होगा किसके अंदर? f ऑफ 0, ये सबसे छोटी वैल्यू होगी और f ऑफ 1 सबसे बड़ी वैल्यू होगी। तो अभी तक भी इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का आपने कोई यूज नहीं किया है ना, तो ये इसके अंदर कंटेन्ड होगा, इस इंटरवल, ये इंटरवल है, ठीक है। अब इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम आपको क्या बताएगी? इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम आपको ये बताएगी कि हर एक पॉइंट बीच का भी अटेंड हो जाएगा। इट मीन्स ये सिर्फ सबसेट नहीं है, ये एग्जैक्टली यही है। अगर मैं f ऑफ 0 की वैल्यू देखूं तो 0 है और f ऑफ 1 की वैल्यू देखूं तो यही है, f ऑफ 1 की वैल्यू 1 है। कैसे मैं कह रहा हूं? ये इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से। तो बस आपको हल्का सा आइडिया होना चाहिए कि इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या है, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। तो तब आपको पता चला कि क्लोज इंटरवल 0 1 पर मैप हो रहा है। फिर आप देखोगे कि 0 और 1 को हटा दिया गया है, तो इट मीन्स ये दोनों पॉइंट यहाँ से हट जाएंगे और ओपन इंटरवल आंसर आएगा। नाउ सिमिलरली यहाँ पर भी आप यही प्रोसेस यूज करोगे। आप कहोगे कि ये जो फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये एक कैसा फंक्शन है? ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है क्योंकि इसका डेरिवेटिव 3x² है, राइट। So that's why it's an increasing function. So answer will be 1,8. Now if you know that A is open interval 0 1 and B is open interval 1 8, then आप क्या करोगे उसके आगे का? ठीक है, तो वो बताना है आपको। तो इसके आगे का आप बताओगे, आपको पता चल चुकी है वैल्यूज A और B की। हेलो, यस चेष्टा, एक्चुअली आपकी क्लास नहीं है रियल एनालिसिस की, ठीक है, आपका अभी आगे जा चुका है सिलेबस, ठीक है। Sir, we know that any two intervals are equivalent. हाँ, क्या जानते हो? यू नो Any two All the- intervals are equivalent. ऑल द ओपन इंटरवल्स या फिर कोई से भी इंटरवल, बस नॉन एम्प्टी, इफ यू हैव नॉन एम्प्टी नॉन सिंगलटन इंटरवल्स देन दे आर इक्विवेलेंट। ये बात आप जानते हो, राइट। उसी के बेसिस पर हम कहेंगे कि सिंस नॉन एम्प्टी नॉन सिंगलटन इंटरवल्स आर इक्विवेलेंट। अगर ये इक्विवेलेंट है, दिस इम्प्लाई कि 0 1 इक्विवेलेंट होगा किसके? 1 8 के। और अगर ये इक्विवेलेंट है, इट मीन्स कि इनके बीच में बाइजेक्शन है। सो देयर एग्जिस्ट f फ्रॉम 0 1 to 1 8 अ बाइजेक्शन। ठीक है, तो एक बाइजेक्शन हमें मिलेगी। अब ए पार्ट जो है, देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्टिव मैप, सही हो जाएगा। और यहाँ पर कह रहा है कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट सर्जेक्टिव मैप विच इज इंजेक्टिव, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि आप क्या कह रहे हो? आप ये कह रहे हो कि बाइजेक्शन है, तो बाइजेक्शन है, इट मीन्स कि सर्जेक्टिव मैप जो होगा वो इंजेक्टिव भी होगा। सो ये सी और डी इनकरेक्ट है। अब बी के बारे में आपको बताना है कि बी को कैसे आप डिस्कार्ड करोगे। बोलो, बी को कैसे डिस्कार्ड किया जा सकता है? किसको याद है हमने एग्जैक्टली इस मैप की वैल्यू क्या लिखी थी? कौन बताएगा कि इस एग्जैक्टली इस मैप की वैल्यू क्या है? f of x is equal to 7x plus 1. 7x plus 1, राइट। कैसे आपने निकाला? सर वो फॉर्मूला हाँ, जो हमने फॉर्मूला लिखा था, राइट।
तो हमने लेक्चर 1.6 में ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, जहाँ पर हमने लिखा था कि किसी भी दो इंटरवल्स के बीच में हम एक स्ट्रेट लाइन मैप बना सकते हैं, जो हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, सो इसी फॉर्मूले के बेसिस पर हम डायरेक्टली उस ऑप्शन को क्या कर देंगे, इनकरेक्ट मार्क कर देंगे। ठीक है, तो हमें क्या बोला गया है कि देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्टिव मैप, सॉरी देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ बाइजेक्टिव मैप विच टेक रैशनल टू रैशनल। अब अगर मैं देखूं यहाँ पर कि मैंने इनपुट अगर रैशनल नंबर दिया है तो आउटपुट रैशनल क्यों आएगा? बोलो, अगर इनपुट रैशनल है तो आउटपुट रैशनल क्यों है? क्योंकि अगर रैशनल करेंगे तो रैशनल होगा, और उसमें 1 ऐड कर देंगे तो रैशनली आएगा। बिकॉज आप क्या जानते हो, आप जानते हो कि रैशनल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, राइट? तो क्लोज्ड होता है, तो दैट्स वाई आपके पास आंसर जो है बी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देयर डज नॉट एग्जिस्ट लिखा है। सो इट मीन्स ये फंक्शन रैशनल को रैशनल पर ही मैप करता है, राइट? अगले पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? ए पार्ट, इस फॉल्स फॉर फाइनाइट फाइनाइट सेट के लिए फॉल्स हो रहा है ना? जैसे कि अगर मैंने ए को ले लिया 1,2, अब ए क्रॉस ए में तो 4 एलिमेंट्स आएंगे, तो अब अगर इसकी कार्डिनैलिटी ही ए के इक्वल नहीं है, कार्डिनैलिटी ऑफ ए क्रॉस ए के इक्वल नहीं है, इट मीन्स कि आपके पास फॉर एनी ए इज सिमिलर टू ए क्रॉस ए, ये वाली बात गलत हो जाएगी। सो ए पार्ट इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, अब बी पार्ट के लिए, बी पार्ट भी सेम है, इसी लॉजिक से, जो ये लॉजिक है बी पार्ट के लिए भी वर्क करेगा आपका, मतलब कोई न्यू लॉजिक नहीं है। सी पार्ट के लिए बताओ क्या यूज करोगे? सी पार्ट कैसे होगा सॉल्व? तो सी पार्ट करेक्ट होगा। countably infinite set, एक बार रिपीट करो। if we take countably infinite set and into whole, सो काउंटेबल इन्फानाइट के लिए होल्ड कर रहा है, इसका मतलब थोड़ी कि सभी इन्फानाइट के लिए होल्ड करेगा। कैसे आप कहोगे कि सभी इन्फानाइट सेट्स के लिए ये होल्ड कर रहा है? बोलो, बोलो, कैसे आप कहोगे कि सभी इन्फानाइट सेट्स के लिए होल्ड कर रहा है? You can define a bijection. नहीं, बाइजेक्शन ऐसे इजीली नहीं दिखाई जा सकते ना। जैसे कि सपोज नेचुरल नंबर था तो आपने n क्रॉस n और n के बीच में आपने बाइजेक्शन दिखाई, बट उसके अलावा आपको क्या पता है? हमने रिजल्ट किया हुआ है इसके ऊपर। ट्रांसफाइनाइट नंबर ऑन देयर ट्रांसफाइनाइट है तो उससे क्या लेना देना है? ट्रांसफाइनाइट है तो उससे ये तो नहीं पता चल रहा ना आपको कि कार्टेशियन प्रोडक्ट हमेशा वही रहेगा। किसको याद है वो रिजल्ट आपको लिखाया गया था लास्ट टाइम रिजल्ट हो, उसके बेसिस पे हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किया था, और इवन आपका टेस्ट सर अनकाउंटेबल से भी होगा। नहीं, अनकाउंटेबल के बारे में भी आप नहीं जानते हो ना। अनकाउंटेबल के बारे में आप थोड़ी जानते हो कि अनकाउंटेबल सेट कैसा होगा दिखने में। आपको अनकाउंटेबल में रियल नंबर पता है, रियल नंबर से ज़्यादा कार्डिनैलिटी वाले जो सेट्स हैं वो थोड़ी आपको पता है। सर ज़र्मेलो-फ्रैंकल थ्योरम, जेड हमने पढ़ा था, ZFT ज़र्मेलो-फ्रैंकल थ्योरम। मैंने आपको तब भी बताया था कि प्रूफ लिखना बहुत डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट का क्या मतलब है कि लॉन्ग है, और हमने उसे डायरेक्टली एज अ स्टेटमेंट याद किया था। तो आपको स्टेटमेंट याद होनी चाहिए कि फॉर एनी इनफाइनाइट सेट ए इज ऑलवेज सिमिलर टू ए क्रॉस ए, है ना? तो किसी भी इनफाइनाइट सेट ए के लिए ए हमेशा सिमिलर होता है ए क्रॉस ए के ही। ठीक है, ये हमने सीखा था। सो हम क्या लिखेंगे? बाय यूजिंग ZFT। तो इनफाइनाइट सेट्स के लिए हमेशा क्या होता है? A इज सिमिलर टू ए क्रॉस ए। 12th क्वेश्चन में आपको ये लिखाया गया था, ज़र्मेलो-फ्रैंकल थ्योरम। ज़र्मेलो-फ्रैंकल थ्योरम आपको सिंपली ये बोल रही थी कि अगर सेट इनफाइनाइट है तो आप काम कर सकते हो। देखो प्रॉब्लम क्या है,
आपको हो सकता है दिख रहा हो सकता है आपको मैप का भी पता चल रहा हो कि कौन सा मैप एग्जिस्ट करेगा आर क्रॉस आर में और आर में। ये भी हो सकता है कि इवन आपको बड़े बड़े सेट्स में भी मैप पता चल जा रहा हो, बट ये जनरल रिजल्ट है, मतलब कोई भी इनफाइनाइट सेट हो हमेशा किया जा सकता है। और आप जानते हो कि इनफाइनाइट सेट्स की जो कार्डिनैलिटी है वो अलग अलग होती है। आपके पास अनकाउंटेबल सेट्स हैं बहुत सारे, मैंने आपको सिखाया था कि अनकाउंटेबल सेट्स में ऐसा नहीं होता है कि रियल नंबर के ही जैसी सबकी कार्डिनैलिटी है, रियल नंबर से डिफरेंट कार्डिनैलिटी वाले सेट्स बहुत सारे एग्जिस्ट करते हैं, तो उनके कार्टीशियन प्रोडक्ट के बारे में आप कुछ नहीं जान सकते, ठीक है। इसीलिए हमें डायरेक्टली रिजल्ट हमने याद करना था। सो सी इसका ये पार्ट करेक्ट है आपका, सी पार्ट। अब आगे बढ़ते हैं, 15th नंबर को सॉल्व करेंगे। सो 15 नंबर क्या है देखो, ठीक है। सो 15th नंबर में आपको सिंपल सा क्वेश्चन था, कार्टीशियन प्रोडक्ट से ही रिलेटेड है शुरुआत में, तो फिर बाद में अलग है थोड़ा सा, देखते हैं। सो क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। आपके पास लिखा हुआ है कि 01 कार्टीशियन प्रोडक्ट विद नेचुरल नंबर इज अ काउंटेबल सेट, तो बताओ है काउंटेबल? Yes, sir. कैसे बोलोगे काउंटेबल है? It is a subset of n. इट इज अ सबसेट ऑफ, गुड, सो दैट्स आल्सो राइट, ठीक है। कार्डिनैलिटी के बेसिस पर आप बोल सकते हो कुछ, प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट। हाँ ठीक है, वो भी अच्छा है कि प्रोडक्ट ऑफ, हमने सीखा था कि दो काउंटेबल सेट्स अगर आपके पास हैं तो उनका प्रोडक्ट भी काउंटेबल होता है, वो आपने सीखा हुआ है, राइट, ठीक है। इसके अलावा कार्डिनैलिटी में चाह रहा हूँ कि कार्डिनैलिटी के बारे में आप बोलो। Sir, 2 into alif naught is equal to alif naught. हाँ कैसे बोल रहे हो, 2 इंटू अलिफ नॉट इज इक्वल टू अलिफ नॉट? नॉट प्लस अलिफ जैसे नॉट इसकी कार्डिनैलिटी क्या है, 2 इंटू अलिफ नॉट है, इतना आपको पता है, आप कुछ लॉजिक दोगे? अलिफ नॉट प्लस अलिफ नॉट। हाँ ये अलिफ नॉट प्लस अलिफ नॉट है, और फिर आपने सीखा था कि अलिफ नॉट प्लस अलिफ नॉट तो अलिफ नॉट ही होता है, राइट, दैट्स वाई ये काउंटेबल है, तो ए पार्ट इज करेक्ट। मतलब यहीं से हो गया था वो काउंटेबल प्रूफ, तो जो ये लिखा है हमने यहीं से प्रूफ हो गया वो काउंटेबल, बट ये मैं आपको कार्डिनैलिटी बताना चाह रहा हूँ कि इसकी कार्डिनैलिटी ऐसे आप प्रूफ करोगे कि ये काउंटेबल है। अब यहाँ पर q टू द पावर 5 लिखा हुआ है, q टू द पावर 5 का क्या मतलब है कि आपको q को 5 बार मल्टीप्लाई कराना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। सो इसकी कार्डिनैलिटी क्या आ जाएगी, इसकी कार्डिनैलिटी जाएगी अलिफ नॉट टू द पावर 5। अब ये आपने क्या सीखा हुआ है कि अलिफ नॉट को आप कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर दो फाइनाइट टाइम्स, वो अलिफ नॉट ही आता है। आपका जो एग्ज़ाम हुआ था उस एग्ज़ाम में आपको बताया गया था अलिफ नॉट टू द पावर अलिफ नॉट के ऊपर वहाँ पर एक क्वेश्चन था, याद है किसी को, देखा था आप लोगों ने क्वेश्चन? हाँ तो अलिफ नॉट, जैसे हमने क्या लिखा था, एलजेब्रा ऑफ ट्रांसफाइनाइट नंबर्स में हमने ये चीज़ मेंशन की थी, कहाँ गया, शायद इससे पहले कंक्लूजन, शायद हमने इससे पहले वाले में लिखा था 1.6 में, 1.6 में कंक्लूजन लिखाया गया था लास्ट में, नहीं इसमें भी नहीं लिखाया गया, शायद 1.5 में था फिर वो। सो इस 1.5 ये नहीं, हाँ ये रहा। सो इस कंक्लूजन में हमने देखा था कि अलिफ नॉट को आप कितने टाइम्स भी ऐड कर लो वो अलिफ नॉट ही रहता है, कितने टाइम्स ही मल्टीप्लाई कर दो, बट फाइनाइट टाइम्स के लिए हमने रिजल्ट लिखा था। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या अलिफ नॉट को अलिफ नॉट टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर कि आंसर काउंटेबल आएगा या अनकाउंटेबल आएगा, ऐसा पूछा हुआ था आपसे, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे आगे चल के, अभी हम आगे बढ़ते हैं। सो ये तो अलिफ नॉट ही आएगा, सो इट इज़ काउंटेबल, तो बी पार्ट भी करेक्ट हो गया। If A is subset of B and it is given to you that B minus A is uncountable, if B is uncountable, no, sorry, ऐसा कहा जा रहा है कि then B minus A is uncountable if B is uncountable and A is countable, तो बताओ कैसे करोगे इसको? क्या लॉजिक है आपके पास, कैसे प्रूफ करोगे कि अनकाउंटेबल है?
डायग्राम हाँ एक बार रिपीट करो। डायग्राम ग्राफ समझ नहीं आया मुझे, कैसा ग्राफ? वेन डायग्राम वेन डायग्राम से काउंटेबिलिटी का कैसे आप बताओगे? मतलब वेन डायग्राम तो इसका ऐसा ही होगा ना सिंपली, कि आपके पास क्या है, ये यूनिवर्सल सेट है तो यूनिवर्सल सेट फिलहाल कुछ भी हो सकता है, फिर आपके पास b माइनस ए ये वाला पोर्शन है, तो आप कैसे कहोगे कि b माइनस ए अनकाउंटेबल है? अगर b अनकाउंटेबल है तो सर क्या अगर लॉजिक आप लोगे? D माइनस ए काउंटेबल हो गया और A काउंटेबल होगा ना, तो इन दोनों का यूनियन काउंटेबल जाएगा, इन दोनों का यूनियन B होगा। गुड। सो वही है। सो हमें क्या करना है, सबसे पहले b माइनस ए का यूनियन लेना है a के साथ। सो अगर मैंने b माइनस ए का यूनियन a के साथ लिया तो मुझे वापस से कितना मिल जाएगा? b मिल जाएगा। नाउ इफ इट इज पॉसिबल दैट b माइनस ए इज काउंटेबल, सपोज ये काउंटेबल हो गया, अगर ये काउंटेबल हो गया और a तो काउंटेबल दिया हुआ है, तो फिर इनके यूनियन को काउंटेबल होना पड़ जाएगा, बिकॉज यू नो दैट यूनियन ऑफ टू काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, ये बात आपको पता है। अब आप देखोगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि b इज अनकाउंटेबल, तो वो तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, दैट मीन्स सो सी पार्ट इज राइट। ठीक है, अगर काउंटेबल हो जाएगा तो b को भी काउंटेबल होना पड़ेगा। यहाँ से आपको क्या सीखने को मिलता है? यहाँ से आपको ये सीखने को मिलता है कि अनकाउंटेबल सेट से कभी भी आप काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिमूव करो, हमेशा आंसर क्या आता है? अनकाउंटेबल ही आता है। ये आपको यहाँ से सीखने को मिल रहा है। अगर मैं अनकाउंटेबल से अनकाउंटेबल हटा दूं तो क्या होगा? बोलो। भी काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों आ सकते हैं, राइट। एग्जाम्पल, अनकाउंटेबल का एग्जाम्पल दो जिसमें अनकाउंटेबल आंसर आएगा। आर क्रॉस में कार्टेशियन में क्यों जा रहे हो? सिंपली आर का कोई एग्जांपल दो रियल लाइन का। R में से अगर irrational हाँ, आर में से किसी भी इंटरवल को हटा दो, है ना। तो इसकी दो चॉइसेस हैं। कभी कभार हो सकता है काउंटेबल आए। काउंटेबल कब? काउंटेबल का एग्जांपल दो जरा कोई, आर का ही। इररैशनल्स को हटाना पड़ेगा, रैशनल्स को नहीं, इररैशनल्स को। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? क्यू आ जाएगा। और अनकाउंटेबल में इंटरवल्स को। सो अगर आपने आर से इंटरवल हटाया, मान लो 0 1 हटाया, तो आपका आंसर आएगा कितना? आपका आंसर आएगा -∞ टू 0 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, राइट। और ये जो है ये अनकाउंटेबल ही है, ठीक है। तो अनकाउंटेबल माइनस अनकाउंटेबल तो हो सकता है काउंटेबल आए, हो सकता है अनकाउंटेबल आए, तो उसका कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं है। काउंटेबल से कभी भी काउंटेबल हटाओगे तो हमेशा क्या आएगा? काउंटेबल ही आंसर आएगा। ठीक है, तो हमेशा क्या आंसर आएगा? काउंटेबल। सो सी पार्ट, सॉरी ये तो हो गया खत्म। अच्छा, ये तो हम लिख रहे थे बस ऐसे ही। अब डी पार्ट पे आओ। ये काउंटेबल सेट है? Yes, sir. Yes, sir. क्या है इसकी कार्डिनलिटी? 1. 1. 1। तो मैंने आपको सिखाया ये चीज़ कि अगर हम किसी भी सेट के बाहर से एक और बार क्या लगा दें, क्या कहते हैं उसको, करली ब्रेसेस लगा दें, तो अगर हम एक और बार करली ब्रेसेस लगा लेते हैं तो वो हमेशा रिजल्ट किस में देता है? सिंगलटन्स में देता है। मतलब सिंगलटन नहीं, वो जो एलिमेंट, वो जो सेट है उसे एज अ सिंगल एलिमेंट आप कंसीडर करोगे कि ये कैसा एलिमेंट है? सिंगल एलिमेंट है। तो जैसे ये आर लिखा है, तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट है हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो है यहाँ पर विल बी ट्रीटेड एज सिंगल एलिमेंट, ठीक है। तो इसकी कार्डिनलिटी 1 होगी। सो इट इज काउंटेबल, यस इट इज काउंटेबल, ठीक है। 16th पर चलते हैं, 16th नंबर क्वेश्चन को करेंगे।
सो क्या है 16th क्वेश्चन? ठीक है, इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो सेट ऑफ ऑल सर्कल्स विद रैशनल कोऑर्डिनेट्स एंड रैशनल रेडियाई। तो क्या है, किसके पास लॉजिक है इसका? देखते हैं कि बच्चों ने इसको कैसे किया है। ठीक है, सो क्या लिखा हुआ है? स्क्रीन तो दिखाई दे रही है ना सभी को? यस सर। ठीक है, 12th हो गया, 15 16th कर रहे हैं हम। अच्छा 16 नहीं किया है किशोर? Yes, sir. ठीक है, तो चलो फिर यहीं कर लेते हैं। तो 16 में क्या लिखा हुआ है? एक सेट आपके पास है, इस सेट में आप क्या रख रहे हो? इस सेट में आप सर्कल्स रख रहे हो। अगर हम एक सर्कल की बात करें तो सर्कल्स में कितने पॉइंट्स होते हैं? सर्कल के ऊपर कितने पॉइंट्स लाई करते हैं? अगर कोई मान लो 1 रेडियस का सर्कल आपके पास है, कितने पॉइंट्स होंगे उसमें? इन्फानाइटली मैनी। बट आप उस सर्कल को क्या कर रहे हो, मतलब जैसे कि वो एक सर्कल है, उसके अंदर कितने पॉइंट्स हैं उस बात से आपको कोई लेना देना ही नहीं है। अगर आपने उसे सेट के अंदर आपने रखा है तो वो कितने एलिमेंट्स के रूप में ट्रीट होगा? 1 एलिमेंट के रूप में ट्रीट होगा। ठीक है, तो अगर एक सर्कल है तो वो सिंगल एलिमेंट है, उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, सो वही हम करेंगे। सो हमने यहाँ पर एक सर्कल को प्लेस किया, ये सिंगल एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बस मैं यहाँ पर ए बी लिख देता हूँ। ए बी का मतलब है उसका सेंटर, और मैंने आर भी लिख दिया। अब है क्या ये लोकस है उन पॉइंट्स का जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देंगे, प्रोवाइडेड कि ए बी एंड आर बिलोंग्स टू क्यू। बस ये आपके पास है। अब आपको मुझे बताना है कि कैसे करके आप ये बात प्रूफ करोगे कि ये काउंटेबल है। क्या लॉजिक आप दोगे? हाँ बोलो सर ये आर की जगह आर स्क्वायर नहीं आएगा? अच्छा हाँ, आर स्क्वायर आएगा, और आर जो है वो पॉजिटिव भी रहेगा। ठीक है, Set is a subset of Q cross Q cross Q. इट इज सबसेट ऑफ क्यू क्रॉस क्यू क्रॉस क्यू। आपको कैसे पता है कि ये सबसेट है क्यू क्रॉस क्यू क्रॉस क्यू का? अभी मैंने आपको क्या बोला? I mean, अभी मैंने आपको बोला कि सर्कल आ रहा है, उसके अंदर सर्कल के ऊपर के जो पॉइंट्स हैं उससे हमें कोई लेना देना ही नहीं है। तो क्यू क्रॉस क्यू में कैसे पेयर्स होते हैं? 3 ऑर्डर्ड पेयर्स, जैसे कि एक्स वाई जेड। और यहाँ पर क्या आ रहा है? सर्कल कि जैसे कि एक सर्कल आपने लिया सेंटर्ड एट ओरिजिन और 1 रेडियस का, तो वो एक एलिमेंट है, वो क्यू क्रॉस क्यू का सबसेट है ही नहीं। समझ गए? ठीक है, हाँ, किसके पास कोई और लॉजिक है? ये एक सिंगल चीज है, सर्कल एक सिंगल चीज है, इसके अंदर कौन से पॉइंट्स है उससे कोई लेना देना नहीं है। Total number of circles in the set depends on the choices of A, B and R. हाँ, डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड आर। तो हम क्या लिखेंगे? हम ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखेंगे हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स। तो पहली चीज मैंने क्या लिखी? चॉइसेस फॉर ए। फिर मैंने क्या लिखा? चॉइसेस फॉर बी। फिर मैंने क्या लिखा? चॉइसेस फॉर आर। मल्टीप्लाई क्यों मैं करवा रहा हूं, कोई बता सकता है? ऐड क्यों नहीं कर रहा हूं? क्योंकि एंड है। हाँ, क्योंकि एंड है सब में। मतलब ऐसा है कि आपके पास ऐसा नहीं है कि जैसे कि आपके पास ये ए है, फिर उसके बाद ये बी है, तो जब आप चेंजेस करोगे तो जैसे आपने ए के अंदर चेंज किया, जैसे आपने ए की वैल्यू मान लो पहले ली 2, फिर ली 3, तो उससे 2 सर्कल्स जनरेट हुए। लेकिन जब आप बी की वैल्यू चेंज करोगे तो जैसे आपने बी की वैल्यू ली 3, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ए की 2 वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग बी की सिंगल वैल्यू 2 सर्कल्स को जनरेट कर रही है। मेरी बात समझ आई आपको? जैसे 1 सेकेंड ना, जैसे मैं कह रहा हूं आपने ए की वैल्यू, आपने ए लिखा, बी लिखा,
ए की वैल्यू ली 2 और मान लो 3, ठीक है, सेंटर है। अब बी की मैं एक ही वैल्यू ले रहा हूँ, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कितने सेंटर्स जनरेट हो रहे हैं? हाँ 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में आ रहा हूँ, तो तक आप सोचोगे कितने सर्कल जनरेट होंगे, कितने सेंटर्स जनरेट होंगे, वो आपको बताना है, सोचना है मतलब, ठीक है। 1 सेकेंड के लिए मैं वेट करना है 1 सेकेंड। ओके हाँ, तो बताओ कितने सर्कल्स जनरेट हो रहे हैं जब हम इस काम को कर रहे हैं? मैंने ए की वैल्यू 2 ली, बी की वैल्यू सॉरी ए की वैल्यू 2 ली और 3 ली और बी की वैल्यू 1 ली, कितने सर्कल जनरेट हो रहे हैं? आर को फिक्स रहने देना, आर को मत चेंज करना। हाँ बोलो। 6 सर्कल्स जनरेट हो रहे हैं। 6 कैसे हो रहे हैं जनरेट? आर नहीं कर रहा हूँ मैं चेंज, आर फिक्स है मान लो। ए की वैल्यू क्या है? मैं रिपीट करो, ए की वैल्यू क्या है? लिखा दिख नहीं रहा आपको ये स्क्रीन? ये लिखा तो है 2, मतलब ए की वैल्यू 2, ये नंबर्स नहीं है, ये एलिमेंट, ये वो है वैल्यू है इसकी। ए की वैल्यू 2 है और 3 है, या तो 2 या फिर 3। तो कितने जनरेट हो रहे हैं, कितने सर्कल जनरेट हो रहे हैं यहाँ से? 2 सर्कल से 2 सर्कल जनरेट हो रहे हैं। बट जैसे ही मैं यहाँ पर 2 सर्कल कैसे जनरेट हुए? एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर 2 1 था, एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर 3 1 था। अब अगर मैं यहाँ पर एक चेंज कर दूँ, मैंने यहाँ पर लिखा 2, चलो अलग नंबर दे देते हैं, मान लो 5 लिखा, तो अब कितने सर्कल जनरेट होंगे? 4 सर्कल से 4। तो अब कौन से हो जाएंगे? 2 5 के साथ भी काम करना पड़ेगा और 3 5 के साथ भी काम करना पड़ेगा, राइट। तो किस चीज़ के सिमिलर आपको ये काम लग रहा है? ऐसा आपने काम होते हुए देखा है जहाँ पर हर एक पेयर आपको बनाना पड़ता है, जो पॉसिबल पेयर्स होते हैं, यहाँ से एक एलिमेंट उठाया, यहाँ से एक उठाया, यहाँ से एक उठाया, यहाँ से हाँ, सो कार्टेशियन प्रोडक्ट जैसा ही काम हो रहा है ना। हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख रहे हैं A क्रॉस B का, ठीक है। तो इस टाइप के हमारे पास क्या है, सर्कल्स बनते जाएंगे। अब यहाँ और कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपको पता है कि इफ़ यू हैव कार्टेशियन प्रोडक्ट, then what you have to do is, if you are trying to find out the cardinality of that Cartesian product, then you have to product the individual cardinality, right? तो इंडिविजुअली आपको वो काम करना पड़ता है, तो यहाँ पर वही हो रहा है। तो इसी वजह से मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर आ रहा है। तो जिस किसी स्टूडेंट ने एंड वाला जो आंसर दिया था वो भी करेक्ट था। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको ए के पास या बी के पास दोनों में से किसी एक पे चॉइस है, यहाँ पर एंड है कि ए की चेंज भी कर सकते हो और बी की भी चेंज कर सकते हो साथ साथ में। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन आ रहा है। ए की चॉइसेस अगर मैं देखूं तो मेरे पास अलिफ नॉट चॉइसेस हैं। बी की चॉइसेस कितनी होंगी बताओ? अलिफ नॉट क्योंकि बी भी रैशनल्स है, इट इज फ्रॉम द सेट ऑफ रैशनल्स। और आर की चॉइसेस कितनी है? अलिफ नॉट अलिफ नॉट ही है, लेकिन अलिफ नॉट नहीं है, हालांकि यहाँ पर क्या आएगा, क्यू प्लस आएगा। मतलब जो पॉजिटिव रैशनल्स हैं, ये तो रैशनल, ये तो वो है, तो पॉजिटिव रैशनल वैल्यूज लेगा ये। अच्छा, अब इसकी कार्डिनलिटी कितनी होती है क्यू प्लस की भी? अलिफ नॉट ही होती है। कैसे कहोगे अलिफ नॉट होती है क्यू प्लस की कार्डिनलिटी? सबसेट वाली चीज से आप बताओगे, सबसेट वाले रिलेशन से आप मुझे बताओगे क्यू प्लस की कार्डिनलिटी अलिफ नॉट कैसे है? Subset of integers, positive integers. नहीं, इंटीजर्स का सबसेट कहाँ होता है? रैशनल्स का सबसेट है और साथ में ये इनफाइनाइट है ना। रैशनल इंटीजर्स का नहीं है सबसेट, बट रैशनल्स का ये सबसेट है। और रैशनल्स की कार्डिनलिटी अलिफ नॉट होती है, तो क्यू प्लस की कार्डिनलिटी अलिफ नॉट हो सकती है या फिर अलिफ नॉट से कम होगी। अब क्योंकि ये इनफाइनाइट है तो तब तो गारंटेड है कि अलिफ नॉट होके रहेगी, ठीक है। सो अलिफ नॉट क्यूब इज अलिफ नॉट। सो इस तरीके से आपको पता चला कि जितने भी पॉसिबल सर्कल्स हैं वो अगर आप उनका कलेक्शन लोगे तो आपके पास अलिफ नॉट ही आंसर आएगा, राइट। सो दैट मीन्स कि काउंटेबली इनफाइनाइट आपका आंसर है, जो कि करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 17th पर चलते हैं। सो ठीक है, तो 17th क्वेश्चन को देखेंगे।
क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ, ये तो हमने क्लास में ही कर दिया था। कितना आंसर है इसका, नंबर ऑफ सब्जेक्टिव मैप्स, यही सेम क्वेश्चन। बोलो कितना आंसर था इसका, नंबर ऑफ सब्जेक्टिव मैप्स, किसको याद है? सर 36 आंसर। 36 आंसर है, ठीक है। कहाँ लिखवाया था, इससे पहले वाले में था शायद 1.2 में। ये रहा, ठीक है। और ऐसा आप समझ लो कि जैसे कि आपका जो एग्ज़ाम है, हो सकता है उस एग्ज़ाम में, जिस एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, वो ऐसे क्वेश्चंस ना आपको दे, बट वेन एवर यू विल ट्राई फॉर सम यूनिवर्सिटी लेवल असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम, तो आपके पास इसी टाइप के क्वेश्चंस वहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी एक एग्ज़ाम देखा था, एग्ज़ाम का पेपर देखा था, उसमें एग्जैक्टली यही क्वेश्चन पूछा हुआ था, टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्टिव मैप्स फ्रॉम दिस सेट टू दिस सेट, ठीक है। तो उस टाइम पर मुझे प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, या फिर फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ी कि फॉर्मूले की हेल्प से कितना आंसर आएगा। अगर मैं एग्ज़ाम दे रहा होता तो मैं क्या कर पाता, मैं डायरेक्टली मार्क कर पाता कि इसका 36 आंसर है, क्योंकि मेरे को याद था कि 36 आंसर। तो समटाइम्स जो आप मेमोराइज़ करते हो चीज़ों को, वो बहुत हेल्प करता है, और मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि आप मेमोराइज़ करें स्टेटमेंट्स को। जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने किए हैं, मान लो बहुत ही अच्छा आपको लगा कोई क्वेश्चन, जो हमने उसमें टेक्निक यूज़ की, हो सकता है आपको बहुत अच्छी लगे, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये गारंटेड है कि आप उसे भूल जाओगे। तो इसीलिए कुछ चीज़ें मेमोराइज़ होनी बड़ी ज़रूरी है। अगर आप आपने किया हुआ होगा तो आप क्या कर पाओगे, क्विकली उसको सॉल्व कर पाओगे। हमें यहाँ पर क्विक टाइम में चाहिए काम, ठीक है। मतलब विद इन 2 मिनट्स या फिर मैक्सिमम 3 मिनट्स का टाइम है हमारे पास, जिसमें हमें एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। सो ये क्वेश्चन उस टाइम पे मैंने उस एग्ज़ाम में देखा था, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन दिया हुआ था। तो देखो, क्योंकि मैंने आपको उस समय भी कहा था कि जब भी हम सब्जेक्टिव मैप्स को कैलकुलेट करते हैं तो कोई भी टीचर इन जनरल उसको सिखाना पसंद नहीं करेगा। इन जनरल अगर वो जाने की कोशिश करेगा तो जो क्लास है वो ब्लैंक हो जाएगी, उसे कुछ समझ ही नहीं आएगा। तो हमेशा यही एग्जाम्पल लिया जाता है जो मैंने आपको दिया, और इसी एग्जाम्पल पे अगर डायरेक्टली क्वेश्चन आ रहा है और आपको याद है तो आपको फार्मूला भी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप फार्मूला देखोगे तो फार्मूला जो है आपके पास कैसा है, फार्मूला आपके पास ऐसा है। तो हमने उसके बाद इन जनरल फार्मूला लिखा, हालांकि क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ सो मुझे तो ये याद है, बट फॉर अ स्टूडेंट ये याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो अब इस फार्मूले को याद भी आपने रख लिया, बट स्टिल आपको क्या होगा दिक्कत, आपने याद रख लिया, वैल्यूज़ प्लेस करनी है एंड देन कैलकुलेट करके आंसर निकालना है, तो वो लॉन्ग टाइम है। तो इसलिए क्या है, अगर मेमोराइज आपको है वो चीज़ तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। सो इसका आंसर डायरेक्टली 36 है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। नाउ 18th क्वेश्चन पर हम चलते हैं। आपके पास क्या दिया हुआ है कि लेट z, that means set of integers, denotes the set of integer, and z greater than 0 denotes the set of positive integers and in the whole numbers. Consider the map this. अब आपसे बोला हुआ है कि ऑन टू है या नहीं है, ठीक है। तो इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिवनेस के बारे में आपको बताना है। तो बताओ किस किस ने इसको सॉल्व कर लिया था खुद से, ऐसा नहीं कि कहीं से देख लिया, ठीक है। और हाँ, ये हैबिट आपको रखनी है, आपको कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन देखने की कोशिश नहीं करनी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम असाइनमेंट शीट विल हैव प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स, है ना, एंड इट इज़ डिफिकल्ट टू कवर ऑल द प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स, क्योंकि सारे के सारी प्रॉब्लम्स के डिस्कशन तो हम करा नहीं सकते हैं, बट फिर भी मोस्ट ऑफ द चीज़ें हम कराने की कोशिश करेंगे। बट आपको इवन आपके पास उसका सोल्यूशन हो, बट स्टिल आपको वहाँ से नहीं देखना है, आपको कंटिन्यूसली ब्रेन अप्लाई करते जाना है। जितना ज़्यादा आप ब्रेन अप्लाई करोगे उतना ज़्यादा आपको उसकी मेमोराइजेशन में हेल्प मिलेगी। जैसे कि मान लो मैं किसी क्वेश्चन पे 10 to 15 मिनट्स से सोच रहा हूँ कम्प्लीटली, अब मैं सोचने में लगा हूँ तो मुझे तो एग्जैक्टली क्वेश्चन में हर एक चीज़ याद हो जाएगी कि कहाँ पर देयर एग्जिस्ट वो यूज़ कर रहा है, कहाँ पर वो फॉर ऑल यूज़ कर रहा है, एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड मुझे याद हो जाएगा, और वो मुझे हेल्प करेगा कहीं ना कहीं जब उसी टाइप का लॉजिक मुझे क्रिएट करना होगा इन द एग्ज़ाम। सो इसीलिए कभी भी आपको किसी भी पर्सन से या किसी भी
बुक से या इंटरनेट किसी भी चीज़ की हेल्प नहीं लेनी है अगर किसी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हो। द मटीरियल दैट वी आर प्रोवाइडिंग इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर यू टू यूज़ योर ब्रेन। ठीक है, तो हम आपसे चाहते हैं कि आपको ब्रेन बस यूज़ करना है। सो ब्रेन के हिसाब से अगर किसी ने सॉल्व किया है तो सबसे पहले मुझे ये जानना है कि ये z ग्रेटर देन 0 नहीं होगा। अगर यहाँ पर z होगा तो क्या दिक्कत आएगी? अगर मैं इसकी जगह z लिख दूंगा तो क्या दिक्कत आएगी इस फंक्शन की डेफिनेशन में? Image will not contain in Z. हाँ, so image will not contained in Z. Why? 1/2 to the power m हो जाएगा। हाँ, तो 1/2 to the power n हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए z ग्रेटर देन 0 रखना ज़रूरी है। तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस अब पता चल गई। अब हम आगे बढ़ते, तो बस इस मैप को हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि इंजेक्टिव, सबसे पहले सर्जेक्टिव का बताओ। सर्जेक्टिव देखना बहुत आसान है। कैसे देखोगे सर्जेक्टिव? बोलो। किसके पास लॉजिक है सर्जेक्टिव को देखने का? सर नो इमेज ऑफ जीरो। हाँ, यहाँ पर लिखा भी है। तो f इज़ नॉट ऑन टू बिकॉज जीरो की कोई प्रीमेज नहीं है, क्योंकि आप देखोगे आपका जो फंक्शन है उस फंक्शन में 2 to the power m और 2n+1 लिखा हुआ है। ये जो 2n+1 है ये एक ऑड नंबर है, मतलब नॉन ज़ीरो नंबर है। ठीक है, ज़ीरो कब हो सकता है? -1/2 पर, बट -1/2 तो आपके पास डोमेन ही में नहीं है। अब ये भी नॉन ज़ीरो है। अगर ये दोनों नॉन ज़ीरो है तो इनका प्रोडक्ट भी नॉन ज़ीरो होगा। तो अगर प्रोडक्ट ज़ीरो नॉन ज़ीरो है इट मीन्स कि कभी भी आपका ज़ीरो नहीं आ सकता आंसर। इट मीन्स ज़ीरो हैज़ नो प्रीमेज। तो ऑन टू तो ये नहीं है, तो अगर ये ऑन टू नहीं है तो ए पार्ट इनकरेक्ट हो गया एंड सी पार्ट इनकरेक्ट हो गया। तो दैट मीन्स 1 1 चेक करना कंपलसरी है। तो 1 1 का आप लॉजिक दोगे, कैसे क्रिएट करोगे लॉजिक इंजेक्टिव का? बताओ। सो कैसे किया गया? ऐसे लिखा गया। तो फिर इसके बाद किशोर क्या किया आपने? इसके बाद क्या लॉजिक आपने दिया कि जिसके बेसिस पर आप ये कह पा रहे हो कि ये दोनों अनइक्वल होंगे हमेशा? I got stuck after this. What? I got stuck after this steps. Okay, you got stuck. Okay. So अगर हम इस प्रूफ को देखें तो इस प्रूफ के बेसिस पर आपको क्या लगता है कि इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? इस स्टेप का जो अगला स्टेप होगा वो क्या होना चाहिए, बताओ? इसको कॉपी करते हैं यहाँ पर। वैसे लग तो रहा है, देखो ऐसा नहीं लग रहा आपको कि सामने साइड में तो 2 ऑड नंबर्स हैं, उनका आप डिवीज़न ले रहे हो, और राइट साइड में 2 इवन नंबर्स हैं, मतलब 2 की पावर वाले नंबर है, उनका डिवीज़न ले रहे हो। क्या 2 इवन नंबर्स का डिवीज़न अगर मान लो डिवाइड हो पा रहा है हमेशा इवन आएगा? सपोज यू हैव 2 इवन नंबर्स और मान लो ये भी मैं गिवन दे रहा हूँ कि डिवाइड हो सकता है, तो क्या हमेशा इवन आंसर आएगा? डिवीजन ऑफ 2 इवन नंबर्स, एंड इफ डिवीजन जो है वो पॉसिबल है तब सर 1 भी आ सकता है। वन भी आ सकता है, और 1 के अलावा नहीं आ सकता कुछ और? सर कुछ भी आ सकता है। एक बार रिपीट करो। कोई भी ऑड नंबर आ सकता है। कोई भी नंबर आ सकता है ना, जैसे 6/2 किया, दोनों इवन थे बट स्टिल आपके पास आंसर क्या आया? 3 आया। अब ये आपको पता चल गया कि कुछ भी आ सकता है, हो सकता है ऑड भी आ जाए, हो सकता है इवन भी आ जाए।
बट 2 की पावर्स वाले जो नंबर्स हैं उनमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, 2 की पावर्स वाले नंबर्स को जब आप डिवाइड करते हो तो या तो न्यूमरेटर में इवन नंबर आएगा या फिर डिनोमिनेटर में इवन नंबर आएगा, राइट। तो हो सकता है कि जैसे आपने क्या लिखा, ये जो मेरे पास है, सबसे पहले आप मुझे बताओगे क्या राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर में कभी भी कैंसिल होके 2 का फैक्टर आ सकता है? ये कैंसिलेशन के बाद इसमें क्या 2 का फैक्टर आ सकता है कभी? नो सर। नहीं आ सकता। जैसे कि मान लो मैंने लिखा यहाँ पर 5 और इसका ट्वाइस मैं ऊपर लिख दूँ तो क्या दिक्कत आएगी? मैंने लिखा 2 इंटू 5 तो 2 का फैक्टर आ रहा है, क्या दिक्कत है इसमें? इवन हो गया। हाँ, ऊपर वाला नंबर इवन हो गया, ठीक है, तो नहीं आएगा। तो ये हमें पता चल रहा है, बट हमें क्या करना होगा, इसे फॉर्मली प्रूफ करना होगा, ठीक है। तो कैसे फॉर्मली प्रूफ कर सकते हैं हम लोग इसे इस तरीके से करेंगे। तो यहाँ तक तो बिल्कुल सही है ये, ठीक है। अब हमें क्या काम करना है, अब हम वो लिखते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि सपोज ऐसा हो गया कि आपके पास m और n जो हैं 2 नंबर्स हैं, और यहाँ से हम लिखते हैं, ठीक है, कि सपोज m, n जो है, 1 सेकेंड, वो अनइक्वल है a, b के, बट इनकी जो इमेजेस आ रही है वो मान लो कि सेम है। तो क्या क्या दिक्कतें आएंगी अब हमें वो देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले बताओ, अगर mn जो है a, b के इक्वल नहीं है तो क्या पॉसिबिलिटी है, मतलब कितने केसेस जनरेट होंगे? सबसे पहले बताओ, ये 2 टपल्स आपके पास हैं जो कि अनइक्वल हैं, तो कितने केसेस जनरेट हो सकते हैं? 3 अनइक्वल होने के रीजंस 3 केसेस जनरेट होंगे। पहला केस बताओ, Nor equals to a. एक बार रिपीट करो, m Nor equals to a. m नॉट इक्वल टू a, और हो सकता है कि n b के इक्वल हो जाए। ये फर्स्ट केस है हमारा। अगर n b के इक्वल हो गया तो यहाँ पर जो ये एक्सप्रेशन है इसका राइट हैंड साइड क्या आएगा? 1 आ जाएगा, ये तो राइट हैंड साइड। तो अगर ये 1 आ गया इट मीन्स 2 टू द पावर m 2 टू द पावर a के इक्वल हो गया, और यहाँ से पता चल रहा है कि फिर m और a को तो इक्वल होना पड़ जाएगा। तो ये तो केस पॉसिबल नहीं है, इट मीन्स तो ये वाला जो केस है वो पॉसिबल नहीं है। अब दूसरा केस हो सकता है m और a इक्वल हो बट n और b अनइक्वल हो। तो अगर m और a अनइक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी आपकी? 1 लेफ्ट हैंड साइड 1 हो गई, और राइट हैंड साइड आप देखोगे तो 2b + 1 बाई 2n + 1 है। इसको मैं इधर ले जाऊंगा अगर, तो कितना आ जाएगा? b की वैल्यू n आ जाएगी। तो जैसे ही आपने देखा b की वैल्यू n है, ये तो पॉसिबल नहीं है, इट मीन्स तो ये वाला केस जो है पॉसिबल नहीं है, ये वाला केस भी पॉसिबल नहीं है। अब एक और केस हम देखते हैं जो पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। कैसे देखेंगे? हमने बोला कि m और m इज इक्वल टू a एंड n इज इक्वल टू, सॉरी दोनों अनइक्वल है। अगर दोनों अनइक्वल हैं तब आप कैसे डील करोगे इसके साथ? तब आप ऐसा कहोगे कि अगर दोनों अनइक्वल हैं तो हो सकता है कि कोई ना कोई हो, क्या सकता है, कोई ना कोई एक बड़ा होगा, कोई ना कोई एक छोटा होगा। तो थोड़ी देर के लिए विदाउट लॉस ऑफ, एक वर्ड हम यूज़ करते हैं विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी। इस बात का मतलब ये होता है विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी का, कि जैसा हम अभी काम करने जा रहे हैं वैसा ही काम बाकी केसेस में भी हो जाएगा। तो हम इसे जनरलाइज कर रहे हैं रिजल्ट को। तो अगर हम लिखें कि अगर m a के इक्वल नहीं है तो m क्या होगा, फिर a से छोटा होगा। मतलब ज़रूरी नहीं कि छोटा होगा, हो सकता है बड़ा हो, बट वो केस भी इसी की तरह हैंडल हो जाएगा। तो अगर m जो है a से छोटा हो गया तो मेरे पास क्या आएगा, ये m छोटा है और a क्या है, बड़ा है। तो मैंने क्या करा, इसको राइट साइड में भेजा इधर और इसको नीचे भेजा इधर। तो मेरे पास आ जाएगा 2n + 1 बाई 2b + 1, और राइट साइड में यहाँ पर क्या आएगा 2 की पावर a - m। तो मैंने क्या करा, इसको ऊपर इसको नीचे, ताकि ऐसा आ जाए, और a - m इज पॉजिटिव, ठीक है। तो अब ये 2 की पावर्स हैं, तो ये तो कैसा नंबर हो गया, इवन नंबर हो गया। नहीं ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा करते हैं पहले इतना लिख दिया, फिर उसको राइट साइड में भेज दो आप। तो ये नंबर कैसा है
क्योंकि a माइनस एम स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, सो दिस नंबर इज एन इवन नंबर, और लेफ्ट साइड में क्या है, ऑड है, तो इट मीन्स कि ऑड नंबर इज इक्वल टू इवन नंबर, तो ये केस भी फिर पॉसिबल नहीं है, तो सी पार्ट भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। सो m इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू, सॉरी m इज नॉट इक्वल टू a, n इज नॉट इक्वल टू b भी इम्पॉसिबल है। तो मतलब इस कंडीशन का अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसके साथ साथ ये वाली कंडीशन साइमल्टेनियसली ट्रू हो जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इट मीन्स कि यहाँ से आप डायरेक्टली कहोगे कि m n इज इक्वल टू a b, ठीक है। सो दैट मीन्स कि गिवन फंक्शन इज 1 1 बट इट इज नॉट ऑन टू। सो आगे बढ़ेंगे 19th पर। जो आपका क्लासरूम है वहाँ पर आपको अपना असाइनमेंट शीट सबमिट करनी है, जो भी आपने रफ वर्क किया है इस असाइनमेंट शीट को सॉल्व करने में, ठीक है। ऑल राइट, वहाँ पर लिंक अवेलेबल है, ठीक है। असाइनमेंट शीट नंबर 2 सबमिशन लिंक, ऐसे इस नेम से वो अवेलेबल है वहाँ पर गूगल क्लासरूम के ऊपर। सो वहाँ पर आप सबमिट करोगे। सो क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरली ट्रू फॉर अ फंक्शन फ्रॉम f(x) to y। तो कहा यह जा रहा है कि अगर फंक्शन f इंजेक्टिव है देन देर एग्जिस्ट g फ्रॉम y to y, आपके पास क्या y to x सॉरी, सच दैट ऐसा हो जाए इंजेक्टिव। फिर यहाँ पर यही चीज़ सेम टू सेम सर्जेक्टिव के साथ बोली हुई है, तो बताओ कौन सा ट्रू लग रहा है आपको? बी सर। बी ट्रू है। कैसे बोल रहे हो बी ट्रू है? इट इज अ बाइजेक्टिव मैप, कंपोजिशन मैप। बाइजेक्टिव कहाँ दिया आपको? सर्जेक्टिव दिया है। I mean, identity map is bijective map. So G is 1 1 and F is on 2. हाँ, सो नहीं, आप शायद राइट से लेफ्ट में जा रहे हो। राइट से लेफ्ट में क्यों जा रहे हो? आपको लेफ्ट से राइट में आना है। मतलब कि फंक्शन सर्जेक्टिव है तो क्या एक ऐसा मैप जी मिलेगा सच दैट एफ ओ जी आइडेंटिटी हो। ऐसा नहीं पूछ रहा कि आइडेंटिटी है तो क्या एफ सर्जेक्टिव होगा, समझ गए? हाँ, राइट लेफ्ट से राइट में आना है, राइट से लेफ्ट में नहीं जाना है। बोलो, ऐसा हमने कहीं किया है क्लास में? यस सर। यस सर। कौन सा करेक्ट होगा फिर इसका? बी पार्ट। बी पार्ट करेक्ट होगा। ए पार्ट के लिए हम काउंटर ढूंढेंगे, बट बी पार्ट का वही मैं लॉजिक फिर से शो करूंगा। हमने 1.4 में ये काम, 1.3 में हमने ये काम किया है, ठीक है। सो ये रहा वो क्वेश्चन। सो हमने कहा था कि अगर आपके पास ए से बी पर एक सर्जेक्टिव मैप है तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक मैप जी एग्जिस्ट करे, एक मैप क्या करे, जी एग्जिस्ट करे बी से ए पर सच दैट एफ ओ जी इज आइडेंटिटी। तो इसका आंसर था ट्रू, कि ये ट्रू स्टेटमेंट है, ऐसा मैप हमेशा क्रिएट किया जा सकता है, और एक्सप्लेनेशन में वहाँ पर दे चुका था अच्छे से। सो दैट मीन्स हमें यहाँ पर देने की ज़रूरत नहीं है, बी पार्ट इज ऑलरेडी डन इन क्लास। नाउ ए पार्ट के लिए काउंटर आप दोगे, क्या काउंटर दोगे? ये x है और ये y है, और फंक्शन आपका f है। क्या काउंटर जनरेट होगा अगर ऐसा हो गया तब? Take a map F which is not on 2. टेक अ मैप f which is not on 2, ठीक है। फिर X equals to 1 2 3 and रुक जाओ, x में क्या लिखूं? 1 2 3 और इधर 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। मान लो 1 को 1 पर भेजा, 2 को 2 पर, 3 को 3 पर। फिर तो कैसे लॉजिक बनाओगे? क्योंकि यहाँ पर वर्ड देखो, हमेशा जब भी क्वेश्चन में देयर एग्जिस्ट की बात आती है कि देयर एग्जिस्ट अ मैप,
तो वो काम करना हमेशा डिफ़िकल्ट हमारे लिए होता है, क्योंकि एग्जिस्टेंस, जैसे कि अगर किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस शो करनी है तो फिर तो आपको दिखाना है कि हाँ ऐसा जी तो मिल ही जाएगा। अगर ये शो करना है कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट, इट मीन्स कि आपको ये इन जनरल प्रूफ करना है कि वट एवर चॉइस यू टेक फॉर जी, देयर विल नॉट बी अ फंक्शन जी सच दैट एफ ओ जी इज आइडेंटिटी। तो कोई लॉजिक आपको देना होगा, क्या लॉजिक मिलेगा? तो कैसे मिलते हैं ऐसी चीज़ों के लॉजिक? ऐसे एग्जाम्पल से नहीं मिलेंगे आपको, लॉजिक मिलेंगे अजम्पशन से। अज्यूम कर लो कि सपोज मिल रहा है, तो क्या दिक्कत आएगी? ये प्रूफ वैलिड नहीं है जो आपने लिखा है, क्योंकि यहाँ पर जो जी है वो आप खुद से कंस्ट्रक्ट कर रहे हो। खुद से कंस्ट्रक्ट किया हुआ जी कभी भी देयर एग्जिस्ट वाली स्टेटमेंट्स को इनकरेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो आपके लिए जी है जो कि वो काम नहीं कर रहा है, बट हो सकता है कोई और जी करके दिखाए, तो उसके लिए इन जनरल बताना पड़ेगा। तो कैसे लिखोगे? तो आप लिखोगे कि अज्यूम सच जी एग्जिस्ट। तो मान लो कि ऐसा जी एग्जिस्ट करता है। अगर ऐसा जी एग्जिस्ट कर गया तो फिर क्या है? एफ ओ जी आपका आइडेंटिटी था। एफ ओ जी आपका एफ ओ जी मैप होगा कहाँ से? सबसे पहले ये बताओ, बोलो एफ ओ जी कहाँ से डिफाइंड होगा? y to x, वाई टू एक्स होगा। एक्स टू वाई है, एफ वाई टू वाई होगा ना, ठीक है। एफ ओ जी वाई टू वाई होगा। और आपको पता है कि ये आइडेंटिटी मैप है। आइडेंटिटी है, इट मीन्स ये बाइजेक्टिव है। अगर ये बाइजेक्टिव है तो जी के बारे में आप क्या कह सकते हो? चलो एफ के बारे में आप क्या कह सकते हो? एफ सर्जेक्टिव होगा। हम ए पार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से हमें पता चला कि एफ इज सर्जेक्टिव। और इंजेक्टिव जो है वो क्वेश्चन ने दिया हुआ है, तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि एफ इज बाइजेक्टिव। तो अब आपको बताना है क्या दिक्कत आपको लगी इस क्वेश्चन में, मतलब अब हमें क्या कॉन्ट्रडिक्शन मिलने वाला, कौन बताएगा? देखो, मैंने अज्यूम किया कि ऐसा जी मिल रहा है जिसके लिए एफ ओ जी जो है वो आइडेंटिटी बन रहा है। एफ ओ जी आइडेंटिटी है, इट मीन्स वो बाइजेक्शन है। बाइजेक्शन है तो एफ को क्या होना पड़ेगा? सबजेक्शन। ये क्लास में आपको सिखाया गया है। अब इंजेक्शन तो उसने खुद ही दे दिया था कि इंजेक्टिव है, तो बाइजेक्टिव आ गया। तो कहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन आया, कौन बताएगा? If we take x and y finite, and we can show that their elements are not equal. हाँ, इक्वल नहीं, आप यूज करोगे देयर कार्डिनलिटी इज अनइक्वल, है ना? So if you take x and y such that the cardinalities of x and y are unequal, then f जो है वो बाइजेक्टिव कभी नहीं हो सकता, है ना? तो कैसे कॉन्ट्रडिक्शन मिला? जैसे ही आपने कहा कि आपको बाइजेक्टिव मिल रहा है मैप, इस बात से क्या पता चल रहा है आपको कि whenever you choose a map from x to y which is injective, then it is guaranteed that it will be a bijective map। इस बात से ये प्रूफ हो रहा है। अगर ये स्टेटमेंट सही है सारी, तो यहाँ से यहाँ पर इंजेक्टिव मैप का मिलना गारंटी है कि सर्जेक्टिव मैप भी वो मैप होगा, मतलब एक इंजेक्टिव मैप हमेशा सर्जेक्टिव होगा। ये प्रूफ हो जा रहा है यहाँ से। तो कॉन्ट्रडिक्शन कहाँ पर आया? अगर आप एक्स और वाई को अनइक्वल ले लो, है ना? बात समझ आ गई? दिस इम्प्लाई नहीं, वी हैव अ कॉन्ट्रडिक्शन। Because this proves every injective map is bijective। ठीक है, तो इससे तो यही प्रूफ हो गया कि हर एक इंजेक्टिव मैप बाइजेक्टिव है, तो ऐसा तो नहीं होता है। सो ए पार्ट इनकरेक्ट आ गया। सी और डी पार्ट के लिए हम क्या कर लेते हैं? चेक कर लेते हैं कि क्या आंसर लिखा गया है। ठीक है, तो ये तो क्या लिखा है तुमने किशोर? सही है ये स्टेटमेंट? मतलब क्या कहना चाह रहे हो? सी इज ट्रू।
इफ f is an injective and y is countable then x is finite. ट्रू. कैसे कहा कि x से y पर इंजेक्शन है, y काउंटेबल है, तो g मिलेगा y से n पर, ठीक है, जो कि इंजेक्शन होगा। ठीक है। अब फिर कहा गया कि GOF जो है x से n पर इंजेक्शन आ गया, क्योंकि x से y पर था। ठीक है, hence x is countable। हाँ बट ये सब कुछ सही है। अगर क्वेश्चन लिखता काउंटेबिलिटी के लिए तो ये प्रूफ बिल्कुल करेक्ट है, बट इस प्रूफ में क्या मिस्टेक पता चली किसी को? क्या मिस्टेक है इस प्रूफ में? बोलो क्या मिस्टेक है इस प्रूफ में? किसको पता X चली may है not be मिस्टेक? finite. एक बार रिपीट करो। Sir, X may not be finite also. If it is countable, it is finite or Countable, countable. it may not be finite। तो यहाँ पर ये कह दिया गया है कि if it is countable then it must be finite। तो ये बात कहाँ से बनी? ये बात तो नहीं बन पाई ना। यहाँ तक बिल्कुल सही है। तो इट मीन्स कि अगर आपके पास, क्या मतलब पता चल रहा है आपको यहाँ से, कि अगर आपके पास एक इंजेक्टिव मैप होता है x से y पर और y काउंटेबल होता है तो x काउंटेबल तो है, बट ये बात तो नहीं पता चली ना कि फाइनाइट हो जाएगा। तो ये वाली स्टेटमेंट बस गलत है यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर है बस मिस्टेक, और कहीं पर मिस्टेक नहीं है इस प्रूफ में। तो प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक काउंटर हम लेंगे। आपको बस एक क्या करना है, आपको x से y पर आपको एक इंजेक्टिव मैप देना है जिसमें y काउंटेबल हो। तो रियल लाइन से z पर कोई मेरे को दे सकता है? क्या देना है? एक मिनट रुक जाओ। x से y पर इंजेक्टिव मैप है। हाँ ना गलत कर रहा हूँ मैं, सॉरी। हाँ, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर ले लो। और कौन सा मैप लूँगा? आइडेंटिटी। ये इंजेक्टिव मैप है, ये आपका x है, ये y है। तो बताओ क्या ये फाइनाइट है? ये तो फाइनाइट नहीं है। तो C पार्ट के लिए ये काउंटर एग्जाम्पल वर्क करेगा। D पार्ट के लिए कौन काउंटर एग्जाम्पल देगा? जल्दी से बताओ। to our identity function। किस में? आइडेंटिटी फंक्शन कहाँ पर, मतलब कौन से उस पे? to our R टू R पे। बट आपको, अच्छा हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, ठीक है। सो f अगर मैं क्या ले लूँ, R से R पर फंक्शन ले लूँ और डिफाइन करूँ fx इज इक्वल टू x, तो ये फंक्शन सर्जेक्टिव है, ठीक है। बट ये आपके पास काउंटेबल इन्फिनिट तो है नहीं। ठीक है, तो सभी को समझ आ गया। तो इस तरीके से डी पार्ट आपका इनकरेक्ट हो गया। ओके, सो अब थोड़े से बड़े बड़े क्वेश्चन, अब यहाँ से बड़े बड़े क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से तो मैं नहीं करूँगा एक्सपेक्ट आपसे कि आप सारे सॉल्व कर दो, बट जितने भी सॉल्व होते हैं, देखो आप क्या कर सकते हो, आप स्किप कर सकते हो क्वेश्चन को। जैसे सॉल्व नहीं हुआ, जितना रफ वर्क आपने किया है, जैसे कि रफ वर्क शो करना बहुत ज़रूरी है। इवन आप फाइनल आंसर कंक्लूड नहीं कर पा रहे हो कि फाइनली आंसर क्या आ रहा है, बट आपने रफ वर्क अगर शो किया है तो देन आई कैन डायरेक्टली फाइंड आउट द मिस्टेक्स। तो जब तक आप मिस्टेक्स फाइंड आउट, अभी और हमारे पास अभी टाइम भी है, ठीक है। तो अभी क्यों किया जा रहा है चेक? क्योंकि टाइम है एंड इनिशियली बहुत रिक्वायरमेंट है। तो जब तक टाइम है तब तक आपको सबमिट करना है और मैं चेक करता रहूँगा, ठीक है। सो बाकी की क्लास कल होगी और कल 30-40 प्रॉब्लम्स है, तो ऑलमोस्ट कोशिश करेंगे कि कल हो जाए ख़त्म ये, ठीक है। ओके, सो बाय।